नमस्कार। अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान और चीन के दौरे पर रवाना होंगे। 29 अगस्त को जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से फोन पर बातचीत की। वार्ता में यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान, व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर सहयोग बढ़ाने पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए बोली लगाने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अहमदाबाद को इसके विश्व स्तरीय स्टेडियमों, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और एक उत्साही खेल संस्कृति के कारण बताया आदर्श स्थल। कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों के एथलीट बड़ी संख्या में लेंगे भाग। और जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन। बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को सेना ने किया नाकाम। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 वर्ष पूरे। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से की थी इस घोषणा की पहल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में शंघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को जापान की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे 29-30 अगस्त को जापान में रहेंगे, जहां जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ भारत जापान की 15वीं वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा 8वीं बार होगी और शिगेरू इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक होगी। इस दौरान दोनों नेता विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, तकनीक और नवाचार के साथ साथ लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो तियानजिन में आयोजित होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री कई नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28th August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014 and reflects the very high priority that this particular relationship has foreign relations. The SCO was established with the primary goal of countering 3 evils of terrorism, separatism, and extremism, which continue to remain a challenge. Today, as a regional platform, there is a broader range of sectors of cooperation among the SCO members. The SCO comprises 10 members. In addition to India, they include Belarus, China, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan,
Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. There are a number of dialogue partners and observers also. India has been a member of the SCO since 2017, and earlier it was an observer since 2005. During the period of its membership, India has held the chair of the SCO Council of Heads of Government in 2020 and of the SCO Council of Heads of State during 2022-2023. The program elements for the upcoming 25th SCO Summit in Tianjin include a welcome banquet dinner in the evening of 31st August, and the main summit will be held on the next day, Monday, 1st September. And in addition to this, Prime Minister is expected to hold some bilateral meetings on the sidelines of the SCO Summit. India and Japan, we have excellent relationship. We have excellent political relationship, business relationship, and of course, people-to-people connect. If you go in this country, any part of this country, you will see an India connect, any part of this country. So we have a very solid base on which we are building our relationship. 10 years back, in 2014, Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi and the then Prime Minister of Japan, Mr. Abe, entered into an agreement, a special strategic and global partnership for India-Japan relationship. We have, in the last more than 10 years, working towards building that partnership, and we can see that there is significant progress in every element of that relationship, in bilateral as well as in plurilateral level. In the bilateral level, you see, we have very good political relationship. We have seen how our economic relationship has transformed over the years, and of course, this year we are celebrating as India-Japan Year of Science, Technology and Innovation Exchanges. So we have been working on each of these elements, and this is the time to take a review of the progress we have made and to come up with a roadmap to take the relationship further to the next higher level in coming 10 years. So this visit, this annual summit, is a great occasion to review that relationship and also take it to a new higher level or partnership. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से फोन पर बातचीत की। वार्ता में यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान, व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस वार्ता की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ अच्छी बातचीत हुई। फिनलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे प्रयासों पर विचार का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए बोली लगाने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दावेदारी के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। आईओए अगले 48 घंटे में प्रक्रिया पूरी कर सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की आम सभा नवंबर के आखिरी सप्ताह में ग्लासगो में मेजबान देश पर फैसला लेगी। कनाडा के वित्तीय कारणों से पीछे हटने के बाद भारत की मेजबानी की संभावना प्रबल हो गई है। भारत की ओर से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद की दावेदारी पेश की जाएगी। गुजरात का अहमदाबाद वर्ल्ड लेवल स्टेडियम अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं वाला एक आदर्श मेजबान शहर है। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मैच खेला जा चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों के एथलीट बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। इस आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार और खेलों से परे विभिन्न क्षेत्रों में अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मंजूरी देने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर और प्रतिभाओं को तराश कर भारत को एक वैश्विक खेल स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी देकर इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
यह निर्णय खेलों में हमारी उत्कृष्टता को प्रदर्शित करके एक नई गति प्रदान करेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। Cabinet has approved the proposal of the Ministry of Youth Affairs and Sports for submission of India's bid to host the 2030 Commonwealth Games with the vibrant city of Ahmedabad as the proposed host. Ahmedabad is not just an ideal host city, it's a proven one. With world-class stadiums and cutting-edge facilities, it has already demonstrated its capability by successfully hosting the 2023 ICC Cricket World Cup final at the iconic Narendra Modi Stadium. Beyond sports, hosting the Commonwealth Games in India will generate jobs, boost tourism, and create professional opportunities across diverse sectors beyond sports. If the bid is accepted, India will welcome over 72 countries, bringing together a massive global family of athletes, coaches, and fans. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को 12,328 करोड़ रुपए की 4 बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का मकसद कनेक्टिविटी, माल परिवहन और क्षेत्रीय विकास में मजबूती लाना है। इनमें 2,526 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में नई देशलपर, हाजीपीर, लूना और व्योर लखपत रेल लाइन शामिल हैं। वहीं कर्नाटक और तेलंगाना में 5,012 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद वाड़ी तीसरी और चौथी लाइन परियोजना को 5 साल में पूरा किया जाएगा। बिहार में 1,156 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन परियोजना और असम में 3,634 करोड़ रुपए की लागत से फुरकाटिंग न्यू तिनसुकिया डबलिंग परियोजना भी स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं से 565 किलोमीटर नई रेल क्षमता जुड़ेगी। 3,108 गांव और 47 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ होगा और निर्माण के दौरान 251 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। ये परियोजनाएं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई हैं, जिनका लक्ष्य एकीकृत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाते हुए 7,332 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत पहली किश्त के रूप में पहले 10,000 रुपए का प्रावधान था, लोन मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह दूसरी किस्त को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 किया गया है। तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपए के लोन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही रुपे क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान पर कैशबैक और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। इस योजना के नए लक्ष्य के मुताबिक 50 लाख नए रेहड़ी पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचाना है। In a major step towards empowering India's street vendors, the Union Cabinet has approved the restructuring and extension of the PM Swanidhi scheme. With the lending period now extended till March 31st, 2030, the scheme will benefit 1,15 lakh vendors, including 50 lakh new beneficiaries. Key features of the restructured scheme include enhanced loan amounts, UPI-linked RuPay credit card, and digital cashback incentives for retail and wholesale transactions. Not just about finance, the restructured scheme will also focus on building the capacity of the street vendors. Since its launch, over 96 lakh loans amounting to 13,797 crore rupees have been disbursed to more than 68 lakh street vendors under PM Swanidhi. The restructuring and extension of the scheme will not only empower street vendors but will also foster socio-economic upliftment of street vendors, eventually transforming urban spaces into a vibrant, self-sustaining ecosystem. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के उन जवानों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया जिन्होंने ऑपरेशन महादेव के तहत 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेकर पाकिस्तानी समर्थित तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब केवल सेना का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण का मुद्दा बन चुका है। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं से कहा कि उन्हें हर तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। बुधवार को मध्य प्रदेश के महू के आर्मी वॉर कॉलेज में तीनों सेनाओं की संयुक्त संगोष्ठी रण संवाद 2025 कार्यक्रम में संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने आधुनिक समय में युद्ध की बढ़ती जटिलताओं और अप्रतिशतता के पीछे प्रौद्योगिकी एवं आश्चर्य के सम्मिश्रण को मुख्य कारण बताते हुए नए नवाचारों और अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने मौजूदा प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करने की भी आवश्यकता जताई है ताकि समय के साथ चला जा सके। Today's world, this element of surprise has become even more powerful because it is now coupled with technological warfare. Technology is advancing at such a pace that by the time we fully grasp one innovation, another emerges completely alerting the course of warfare. Unmanned aerial vehicles, hypersonic missiles, cyber attacks, and artificial intelligence-driven decision-making are examples of tools that are bringing unexpected twists to modern conflicts. The most striking feature of this element of surprise is that it no longer has a permanent form. It keeps changing, always carrying uncertainty with it. And it is precisely this uncertainty that confounds adversaries, often becoming the decisive factor in the outcome of war. In our times, the fusion of technology and surprise is making warfare more complex and unpredictable than ever before. That is why we must not only master existing technologies, but also ensure that we are constantly prepared for new innovations and unforeseen challenges. और अब बात मानसून की। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के कटरा में अर्धकुंवारी के पास माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बीच हुए भीषण भूस्खलन में अभी तक 41 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं झेलम नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को केंद्र शासित प्रदेश में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया है। उपराज्यपाल ने कहा कि अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उपराज्यपाल सिन्हा ने कटरा स्थित SMVD नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने हाल ही में हुए भूस्खलन में घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात की। उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने पूरी तरह नाकाम किया है। नौशहरा के गुरेज सेक्टर में हुई मुठभेड़ में सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब नियंत्रण रेखा के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं और आतंकियों ने घुसपैठ का प्रयास किया। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले ही संभावित घुसपैठ को लेकर खुफिया इनपुट मिल चुका था। बुधवार से ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। जैसे ही आतंकवादियों की लोकेशन का सुराग मिला, जवानों ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन आतंकियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी।
28 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबी की दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव बताया था। माँ प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो वही पुराना भेदभाव चलता। कोई बैंक के अंदर, कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जन धन योजना के 11 साल। पुणे के प्रसिद्ध दगड़ू सेठ गणपति मंदिर में ऋषि पंचमी के अवसर पर लगभग 35,000 महिलाओं ने अथर्व शीर्ष का पाठ किया और महाआरती में भाग लिया। यह आयोजन हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है, जहां पारंपरिक परिधानों में सजी हजारों महिलाएं इस शुभ अवसर पर अथर्व शीर्ष का पाठ करने और महाआरती में भाग लेने के लिए मंदिर के सामने इकट्ठा होती हैं। और आप देखिए इसे और साथ में बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।